हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। हेडिंग है अपनी गोली दर्पण। गोली दर्पण दोस्तों, इसको गोली दर्पण को इंग्लिश में स्पेरिकल मिरर भी बोलते हैं। स्पेरिकल मिरर होता क्या है? गोली दर्पण कहते हैं किसे, यानी ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोली होते हैं। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं, गोली होते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम गोले दर्पण को एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं। जैसे कि एक प्लास्टिक की बॉल होती है, वो एक गोल होती है बिल्कुल। अब उसमें क्या होते हैं, अगर उसके पार्ट, जैसे कि मानो यहाँ पे मैंने ये बता दी, ये बॉल की तरह शेप है। अब यहाँ से इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कट करने के बाद में तो ये कैसा है, ये एक कर्व हो गया। क्या बोलेंगे इसको, कर्व, यानी वक्र। वक्र पार्ट हो गया ये इतना सा वक्र पार्ट। अगर इस वक्र पार्ट को मैं इधर से इससे क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ इस साइड से, तो इधर का पृष्ठ कैसा काम करेगा, परावर्तक पृष्ठ का। अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर देता हूँ और इसकी अंदर वाली सतह को पॉलिश कर देता हूँ, तो ये भी एक अलग तरीके से व्यवहार करने लगेगा। प्रकाश की किरणों का परावर्तन जो होगा वो अलग तरीके से होगा। और इन दोनों का एक केंद्र होगा, क्योंकि गोला है, गोले का एक केंद्र होगा, ठीक है। तो इसका केंद्र ये होगा, इसका केंद्र ये होगा, इसका केंद्र इस तरफ, इसका केंद्र इस तरफ। तो गोली दर्पण समझ में आ गया होगा। गोली दर्पण यानी ऐसे दर्पण जिनके वक्र के जिनके पृष्ठ कैसे होते हैं, गोली होते हैं। तो परिभाषा अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे ऐसे दर्पण, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बोल दो, जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, गोलीय होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। कौन से दर्पण कहलाते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। आइए समझते हैं अवतल दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे। और हमने कहा है कि गोलीय दर्पण क्या है, एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। देखो ये खोखले गोला है, इसका कटा हुआ भाग हमने इस तरफ से इस कर्व, इस वक्र को काटा और इसकी परावर्तक पृष्ठ को इधर बाहर से लेपित कर दिया। ये जो सतह है इसको बाहर से पॉलिश कर दिया, तो इसके अंदर वाली जो सतह है ये वाली, ये किसके रूप में कार्य करेगी, परावर्तक पृष्ठ के रूप में, परावर्तक पृष्ठ। और ये क्या कर दिया हमने, पॉलिश। इधर देखो, देख इधर हमने क्या किया, अंदर की तरफ क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, अंदर की तरफ पॉलिश, अंदर की तरफ पॉलिश, अंदर की तरफ पॉलिश कर दी। तो इसकी बाहर की सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी, परावर्तक पृष्ठ के रूप में। और यहाँ हमने पॉलिश किधर करी है, बाहर की ओर, बाहर की ओर। यदि अब परिभाषा देखना उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, यदि किसी गोले दर्पण को बाहर से पॉलिश कर दिया जाए तो उसके अंदर की जो सतह है वो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है, उसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ देखना, उसी का रूप में यहाँ बनाने जा रहा हूँ। हमने क्या किया, बाहर की तरफ से पॉलिश किया है, बाहर की तरफ से पॉलिश किया है, और ये वाली सतह अंदर की तरफ ये परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी, परावर्तक पृष्ठ के रूप में। तो इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे हम, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण इस तरीके से बनाते हैं, यानी जो अंदर की तरफ से पॉलिश हो, यानी अंदर की तरफ से पॉलिश है, देखो ये अंदर की तरफ से पॉलिश है। और इसकी बाहर की सतह कैसी है, ये परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रही है, बाहर की सतह परावर्तक पृष्ठ। यानी परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये है कि जो प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा वो इसका इधर से होगा और इसका इस वाली सतह से होगा, ठीक है। समझ में आया होगा। इसको मिटा देता हूँ,
यहाँ तक हमने समझा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं। और गोलीय दर्पण को हम किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं, उसमें से हम यहाँ से कट करते हैं। अगर दो तरीके हैं पॉलिश करने के, अगर इस वक्र को हम बाहर की ओर से पॉलिश करते हैं और तो इसके अंदर की सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है, उसको तो हम कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। और अगर इस वक्र को हम अंदर की तरफ से पॉलिश कर देते हैं तो इसकी बाहर की सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है, उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अवतल दर्पण का भी एक दूसरा नाम है और उत्तल दर्पण का भी एक दूसरा नाम है। क्या है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब सवाल आ रहा होगा कि भाई अभिसारी क्या, दर्पण अभिसारी क्यों कहते हैं, तो इस चित्र से समझना। अवतल दर्पण का काम क्या है, ये आगे बताऊंगा। अवतल दर्पण जो है जितनी भी प्रकाश की किरणें आती है उनको क्या करता है, एक जगह केंद्रित कर देता है। क्या कर देता है, एक जगह केंद्रित कर देता है। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद में जितनी भी प्रकाश की किरणें आती है वो सब क्या हो जाती है, एक जगह पे केंद्रित हो जाती है। इसका मतलब यानी ये दर्पण क्या करता है, केंद्रित करने का काम करता है। अभी का मतलब होता है केंद्रित करना, तो यहाँ अभी का मतलब समझना, क्या करना, केंद्रित करना। अभी का मतलब है केंद्रित करना। तो अवतल दर्पण का जो कार्य है उसी के आधार पर इसका नाम दे दिया अभिसारी दर्पण, क्योंकि सबको अपने अपने काम के अनुसार क्या दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है। तो अभिसारी दर्पण कहेंगे। क्यों क्यों कहेंगे, क्योंकि यह अवतल दर्पण जो है वो सारी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभी केंद्रित कर देता है, इसलिए इसको कौन सा दर्पण कहेंगे, अभिसारी। अब नेक्स्ट, अब उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम कहते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण क्यों कहेंगे, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण देखो, शेप देखो इसकी, उत्तल दर्पण की इस तरीके की शेप है, यानी ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैला देगा। जब टकरा के ऐसे फैलेगी इसमें, ये जाएगी, ये फैल जाएगी, ये जाएगी और ये फैल जाएगी। क्या काम हो रहा है इसका, फैलाने का। तो ये क्या कर रहा है, अपसारी कर रहा है। अपसारी का मतलब फैला रहा है प्रकाश की किरणों को, इसीलिए इसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोला जाता है। अगर इंग्लिश वर्ड में बोलें तो अब अपसारी का मतलब होता है डायवर्जिंग, और अब अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग। यानी ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक जगह, और ये उत्तल दर्पण क्या करता है, सबको डाइवर्ज करता है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि ऐसे दर्पण जिनके बाहर की तरफ पॉलिश करने पर उनके अंदर की सतह परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है, उसको हम अवतल दर्पण या फिर अभिसारी दर्पण कहते हैं। और दूसरा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, यानी जिनके परावर्तक पृष्ठ किधर हो, बाहर की ओर हो और अंदर की ओर क्या की हुई हो, पॉलिश, उनको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। वो अपसारी दर्पण भी कहलाते हैं, जिनको डाइवर्जिंग कहते हैं, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, उसके आगे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित राशियां, यानी जो गोलीय दर्पण है उससे संबंधित कुछ राशियां हैं, जैसे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस बिंदु किसे कहेंगे, फोकस दूरी क्या होगी, इस तरीके की। आइए कैसे उनको डिफाइन करते हैं, उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, गोलीय दर्पण की। और गोलीय दर्पण को क्या बोला गया, खोखले गोले का कटा हुआ भाग, वही बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये है खोखले गोले का कटाव, ये गोला है, एक तरीके का गोला है। अब किसी भी दर्पण की बात करेंगे हम, इस गोले, खोखला गोला है, इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, काट दिया, और इसकी सतह को इधर से पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद में ये जो अब इसका केंद्र कहाँ होगा, इसका केंद्र यहाँ होगा। केंद्र तो होगा ना, अगर मैं जैसे कि कट करके, मशीन से कट करके इस वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, इस वाले पार्ट को अलग कर दिया। देखो अब ये कैसा दर्पण हो गया, एक तरीके का अवतल दर्पण हो गया, और अवतल दर्पण का एक केंद्र कहलाएगा।
दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं वक्र बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? वक्र, क्योंकि अगर आप किसी गोले में से छोटा सा पार्ट काट ले तो इसको वक्र बोला जाता है। इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? कर्व। यानी ये अपन ऐसे बनाते हैं कर्व, तो ये कर्व जैसे शेप है, इसलिए इसको वक्र, कर्व या फिर वक्र बोलेंगे। तो ये है हमारा वक्र, ठीक है। और ये इसका केंद्र है, केंद्र सबसे यहाँ केंद्र, ये केंद्र है, इसको बोलते हैं, ये गोले का केंद्र था। लेकिन हम केंद्र किसका बताने जा रहे हैं? केंद्र इस वक्र का बताने जा रहे हैं, तो इस वक्र के केंद्र को हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। इस वक्र के केंद्र को क्या बोलेंगे हम? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब ये केंद्र की बात हो गई, और ये इतना बड़ा जो इसका मुंह खुला हुआ है इस तरीके से, इसको बोलेंगे हम द्वारक। द्वारक का मतलब प्रकाश की किरणों का आने वाला रास्ता, यानी प्रकाश की किरणें जो आएगी, जैसे कि एक प्रकाश की किरण ये आ रही है, एक प्रकाश की किरण ये आ रही है, तो यहाँ से टकराएगी। अगर ऊपर से जा रही है तो यहाँ से थोड़ी टकराएगी, नहीं ना। तो इसका रास्ता कितना है? जैसे अपना गेट होता है तो उसको हम द्वारक बोलते हैं, उसी तरीके से ये इसका द्वारक है। दर्पण का द्वारक, जैसे कि अब इसको नाम देता हूँ ए से लेकर बी, ये दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक। जहाँ प्रकाश की किरणें क्या करती है? टकराती है और उसका परावर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं, ठीक है न। और मैंने आपको बताया ये क्या होता है? वक्रता केंद्र। अब यहाँ ध्रुव की बात करते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव, ये जो गोल, ये परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? ये परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, अब मध्य बिंदु कहाँ होगा? देखो यहाँ, यहाँ मध्य बिंदु। इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये परावर्तक पृष्ठ, और ये जो खुला हुआ ए से लेकर बी, ये दर्पण का क्या है? द्वारक है। और ये परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। तो इसको हम सिंबल के रूप में पी के रूप में यूज करते हैं। तो चलो इसको भी पी के रूप में यूज करते हैं। तो वक्रता केंद्र को, केंद्र का मतलब सेंटर, तो इसको हम सी के रूप में डिनोट करते हैं। सिंबल क्या यूज करेंगे? सी। यहां तक क्लियर है? आगे समझते हैं। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? ये जो ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सरल रेखा। अगर मैं एक सरल रेखा खींचता हूँ यहाँ से, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, ये कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर? यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर इनकी परिभाषा को नोट डाउन कर लेता हूँ और आप उसको लिख लेना। मैंने इनकी सबकी परिभाषाएं लिख दी है, आप इस परिभाषा को नोट डाउन कर लो, वीडियो को रोक के, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने इसमें एक और ऐड करा है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या यानी जो त्रिज्या का मतलब आप सब समझते हो, त्रिज्या क्या होता है? परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी होती है। तो ये परिधि हो गई, यानी हम कहेंगे कि जो ध्रुव है, यहाँ पर क्या है? ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसे हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। और ये परिभाषा मैंने लिखी दी है। द्वारक के लिए मैंने आपको बताया था कि द्वारक जो होता है, गोली दर्पण, जो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, उसका व्यास, इसको हम व्यास बोल दिए, उसका व्यास जो होता है वो द्वारक कहलाता है। यानी ये एरिया इतना, ये यहाँ से लेकर, तो इसको व्यास बोल दिया। ध्रुव किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, और इसको हम पी से व्यक्त करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र यानी गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, उसका जो केंद्र होता है उसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे, उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। और ये हमेशा क्या होता है? दर्पण के अंदर की ओर होगा। जैसे इसके अंदर होगा, इसके भी अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होता है, और इसे सी से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा। यहाँ दूरी की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ सरल रेखा बोल रहा हूँ, इसको मिलाने वाली सरल रेखा, यानी रेखा जो हम खींचेंगे उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली दूरी, इनके बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब फोकल लेंथ
किसे कहते हैं और मुख्य फोकस, मैंने मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकस दूरी क्या है, दोनों दर्पणों के लिए समझेंगे कि मुख्य फोकस कहाँ होता है, दर्पण के आगे होता है या पीछे होता है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो देखेंगे अवतल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ होता है, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ होता है। अवतल दर्पण में हम मान लेते हैं कि इस दर्पण के सामने से जो बिंब हमेशा जो होता है वो दर्पण के सामने रखा हुआ रहता है, यह आपको पता होना चाहिए, दर्पण के हमेशा सामने। तो हम मान लेते हैं कि इधर अनंत से यानी बहुत दूर से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, मान लेते हैं ये प्रकाश की किरणें आ रही है, एक ही आ गई, और कैसे आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है। हमने पढ़ा है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण को हम कैसा दर्पण बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। तो यहाँ क्या हो रही है, परावर्तन की घटना हो रही है, क्योंकि ये सतह कैसी है, परावर्तक पृष्ठ है, इसका काम क्या होगा, प्रकाश की किरण टकरा के परावर्तन होना। तो इसका परावर्तन इस तरीके से होता है इन प्रकाश की किरणों का कि किसी एक बिंदु से होकर जाती है, इस बिंदु से। तो यानी ये क्या हुआ कि प्रकाश की किरणें जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, वो परावर्तन के बाद में क्या हुआ, उनका एक ही बिंदु पर जाकर मिल जाना, एक बिंदु पर जाकर मिल जाना। ये अवतल दर्पण में होता है, एक बिंदु पर जाकर मिल रही है। जहां ये जितनी भी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में जाकर मिलती है एक बिंदु पर, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। यानी मुख्य फोकस का मतलब सारी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, फोकसित हो रही है। यानी ये टकरा के यहीं से गई, ये टकरा के यहीं से गई, और भी प्रकाश किरणें मुख्य समांतर लाएंगे वो इसी से टकरा कर जाएगी, इसी को हम मुख्य फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ से। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस जो आ रहा है वो किधर आ रहा है, इस तरफ, हमेशा दर्पण के सामने ही आ रहा है, दर्पण के सामने ही आ रहा है मुख्य फोकस। ये याद रखना है आपको, ये चिन्ह परिपाटी हम जब हम पढ़ेंगे काम आएगा। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस किधर आ रहा है, दर्पण के सामने। अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है कि अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए प्रकाश की किरणें आई, तो दर्पण कैसा है, उत्तल। उत्तल दर्पण यानी अपसारी दर्पण। तो प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सतह पहले तो अगर मान लो ऐसी कोई सतह होती है, उससे कोई भी चीज़ टकराएगी तो इधर ही जाएगी। लेकिन अगर ये सतह उल्टी इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से हो जाए, तो टकराएगी और इधर फैल जाएगी, इधर टकराएगी इधर फैल जाएगी। तो हम यहाँ ये मान लेते हैं ये प्रकाश की किरणें आ रही है मुख्य अक्ष से, बिंब तो इधर ही रखा रहेगा ना, परावर्तक पृष्ठ की तरफ ही, दर्पण के सामने। तो यहाँ क्या हुआ, इसकी सतह देखो कैसी है, तो ये प्रकाश की किरण क्या हो गई, फैल गई इधर, यानी जानी चाहिए थी, ये ऐसे जाके ऐसे चली गई, लेकिन ये तो कोई मिल रही नहीं है, मिल रही नहीं है। लेकिन अगर हम इन जो ये परावर्तित प्रकाश की किरणें ऐसे टकराकर इधर गई है, अगर हम इनको पीछे की ओर मिलाते हैं, देखो यहाँ पीछे की ओर मिलाते हैं, अब इसको भी, तो ये पीछे की ओर एक बिंदु पर मिलकर जाती मिलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखो परावर्तित प्रकाश की किरणें, इनको पीछे की ओर बढ़ाया, तो इसको भी पीछे की ओर बढ़ाया, तो एक बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। कैसी हो रही है, प्रतीत। तो यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, एक जगह क्या हो गई, केंद्रित हो गई, लेकिन प्रतीत हो रही है, हमें आभास हो रहा है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, दर्पण का फोकस। कौन से दर्पण का, उत्तल दर्पण का। तो अब आप बताओ, उत्तल दर्पण का जो फोकस आ रहा है वो क्या दर्पण इधर सामने आ रहा है या फिर पीछे की ओर आ रहा है, पीछे की ओर आ रहा है। देख लो इधर सामने नहीं आ रहा, इसमें कहाँ आ रहा था, सामने की तरफ, परावर्तक पृष्ठ के सामने की तरफ। लेकिन उत्तल दर्पण में कहाँ आ रहा है, पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि इसमें जो परावर्तित प्रकाश की किरणें उनको हमें मिलाने पर मिलाते हैं, यानी पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई हमें क्या होती है, प्रतीत होती है। इसलिए इसका फोकस क्या रहता है, दर्पण के पीछे, और इसका फोकस क्या रहता है, दर्पण के आगे। अवतल दर्पण में अगर लिखें तो इसमें दर्पण के आगे होता है, दर्पण के आगे फोकस बिंदु कहाँ होता है, दर्पण के आगे। और उत्तल दर्पण में कहाँ होगा, उत्तल दर्पण में होगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, इस तरीके से मुख्य फोकस की परिभाषा हम दे सकते हैं कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
परावर्तन के बाद में जिस बिंदु से जाती है, जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। ठीक है।